हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं संरूपण समवयवता। पिछले वीडियोस में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की बात होगी जिनमें फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात जिन यौगिकों में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उन यौगिकों में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात होगी। उन्हीं में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है उसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। इससे पहले हम थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फ्री रोटेशन होना चाहिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और जिसकी वजह से मुक्त घूर्णन द्वारा एक से अधिक विन्यास यौगिक के प्राप्त होते हैं। उन विन्यासों को या तो कन्फर्मेशंस कहते हैं या कन्फर्मर्स कहते हैं, और इस प्रकार की समवयवता को संरूपण समवयवता या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। चूंकि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदलने के लिए केवल रोटेशन करना है, इसलिए जो एक यौगिक के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं, जितने भी कन्फर्मर्स बनते हैं, उनमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। जनरली इनमें 16 से 20 किलो कैलोरी मैक्सिमम ऊर्जा का अंतर, एक आइसोमर और दूसरे आइसोमर में मैक्सिमम अंतर इतना होता है। तो इसलिए साधारण परिस्थितियों में, यानी कि साधारण ताप और दाब पर, इन कन्फर्मर्स को पृथक करना या प्राप्त करना असंभव होता है। इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। मैं अपनी बात समझाऊंगी आपको ईथेन के संरूपण समवयवियों द्वारा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईथेन का अणु सूत्र होता है C2H6, और इसको अगर आप खोल के लिखें तो ये इसका संरचना सूत्र है। तो ये है एथेन का संरचना सूत्र। यदि इस संरचना सूत्र से हम चाहें कि कोई और समावयवी बने, समवयवता जब शुरू में पढ़ी थी हमने, तो हमने आपको बोला था कि जिन यौगिकों के अणु सूत्र समान हों और संरचना सूत्र अलग हों उनको कहते हैं संरचना समवयवी, और जिन यौगिकों के अणु सूत्र भी समान हों, संरचना सूत्र भी समान हों, केवल त्रिविम में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो विन्यास है वो पृथक पृथक हो, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या त्रिविम समवयवता। तो चूंकि हम त्रिविम समवयवता की ही बात कर रहे हैं, इसलिए त्रिविम समवयवता में जो थर्ड आइसोमेरिज्म है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, उसे हम ईथेन के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये है ईथेन का मॉडल। इस मॉडल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, और फिर ये 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन ये रहे ऊपर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 6 हाइड्रोजन इस पे लगे हुए हैं। इस संरचना को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इससे कोई और समवयवी बन सकता है, लेकिन यदि ध्यान से देखें आप तो ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है। सारे के सारे एटम जो है वो एक ही तल में नहीं है। ये दोनों ही कार्बन sp3 संकरित कार्बन हैं। ठीक, ये वाला भी और ये वाला भी sp3 संकरित कार्बन है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इनका। तो इस मॉडल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। कार्बन को देखिए और उसमें एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है और 3 बॉन्ड नीचे। चतुष्फलकीय विन्यास आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो प्रत्येक कार्बन चतुष्फलकीय रूप से विन्यासित होता है।
इसमें अगर हमको कन्फर्मेशनल एनालिसिस करनी है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला की हेल्प लेंगे। तो इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना हो तो फ्रंट कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं, आगे वाले कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं और पीछे वाले कार्बन को गोले से प्रदर्शित करते हैं। आगे वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और पीछे वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए इस मॉडल को मैंने ऐसे रखा, तो ये जो फ्रंट कार्बन है वो ये है और जो नीचे वाला बैक कार्बन है वो ये है। तो फ्रंट और रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो यदि ऐसे सामने से देखते हैं तो लगभग इनविजिबल सा है, हालांकि है इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, पर वो इनविजिबल सा दिखाई देगा। इस हिसाब से जब इथेन को आप यहाँ से व्यू करोगे, यहाँ से देखोगे, तो उसके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बना पाओगे। तो पहला समावयवी जो इथेन का बनता है उसमें क्या होता है कि इस कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये 109 डिग्री का कोण है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण है, जो कि चतुष्फलकीय कोण होता है। ठीक वही अरेंजमेंट पीछे की तरफ भी है। पीछे वाले कार्बन को भी जब आप देखेंगे तो 1 H ऊपर और 2 H नीचे हैं, तो दोनों में 1 H ऊपर 2 H नीचे हैं। तो जब सामने से इसको हम देखते हैं तो आगे वाले सारे हाइड्रोजन जो है वो पीछे वाले हाइड्रोजनों को लगभग ढक लेते हैं। जैसे आप देखते हो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कि इक्लिप्स जब होता है तब वो ढक लेते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ठीक वैसे ही आगे वाले कार्बन और उसके समस्त हाइड्रोजनों ने पीछे वाले कार्बन और उसके समस्त हाइड्रोजनों को ढक लिया है। तो एक समावयवी ऐसा है जिसमें मैंने ये पीछे वाला कार्बन बनाया, उस पे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन बनाए और उसके ऊपर आगे वाला कार्बन शो किया है इस डॉट से, ये डॉट से, और इसमें भी 1 H ऊपर और 2 H नीचे बना दिए। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मॉडल में आप ध्यान से देखिए तो बहुत हल्का सा आपको H दिखाई देगा, इसके पीछे छुपा हुआ है H, राइट। तो इस समावयवी का नाम हो जाएगा ग्रस्त समावयवी। नाम ही इसका ग्रस्त है, ढका हुआ या फिर इक्लिप्स्ड। यहाँ आप देखिए डायहेड्रल एंगल जो है, द्विफलकीय कोण जो है वो 0 है, यानी ये वाला कोण जो है वो 0 है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अगर ऐसे देखें तो एक दूसरे को ढक रखा है, इसलिए कोण 0 है। दूसरे समावयवी में हम क्या करेंगे, दूसरा समावयवी प्राप्त करने के लिए पीछे वाले कार्बन के सभी हाइड्रोजन स्थिर रखते हुए, स्टेबल रखते हुए, आगे वाले कार्बन को हम 60 डिग्री से घुमा देंगे। पीछे वाले कार्बन को हमने स्टेबल रखा और आगे वाले को हमने 60 डिग्री से घुमा दिया। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमको सारे हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। ये वाले आगे वाले हाइड्रोजनों ने अब पीछे वाले हाइड्रोजनों को ढक नहीं रखा है, बल्कि प्रत्येक आगे वाले 2 हाइड्रोजनों के बीच में पीछे वाला एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये है इथेन का दूसरा समावयवी, जो केवल 60 डिग्री से घुमाने से ही प्राप्त हो गया। इस समावयवी में पीछे वाले कार्बन को स्थिर रखकर जब आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री से घुमाएंगे तो हमको ये वाला समावयवी प्राप्त हो जाएगा। 60 डिग्री पर घुमाने पर ये H यहाँ आ गया, ये H यहाँ, ये H यहाँ। तो इस प्रकार से संरचना बन गई जिसमें सारे हाइड्रोजन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हैं, और इससे पहले वाले में ये न्यूनतम दूरी पर थे एक दूसरे से। तो ये जो विन्यास है, ये जो कन्फर्मर है, इसका नाम है स्टैगर्ड या फिर अंतरित। तो ये हुआ डायहेड्रल एंगल 0, ये हुआ डायहेड्रल एंगल 60। यदि मैं और 60 डिग्री से घुमा दूं तो वापस ये H यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। फिर से ये विन्यास प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री पर, और 60 डिग्री जोड़ दीजिए उसमें। मतलब पीछे वाले कार्बन को हर बार स्टेबल रखना है और आगे वाले कार्बन को घुमाते जाना है।
इस प्रकार से। ये था डायहेड्रल एंगल 0, देन 60, देन 120, फिर 180, ऐसे। तो एक बार आपको संरचना पहली प्राप्त होगी, एक बार सेकंड स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संरचनाएं हैं, यानी कि देखिए ऐसे, ये डायहेड्रल एंगल 0 और डायहेड्रल एंगल 60 पे जाने से पहले डायहेड्रल एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी है ना, जितने भी एंगल बीच में बने वो सारे 0 और 60 के बीच के थे। तो 0 और 60 के बीच में जितने भी कन्फॉर्मर्स बने उन सब का नाम हुआ स्क्यू। स्क्यू में जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 से ज़्यादा है मगर 60 से कम है। इस प्रकार के जितने भी बीच वाले जो समावयवी बनते हैं उनका नाम स्क्यू या ग्वाशे है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ईथेन के मुख्य रूप से 2 समावयवी बनते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, और उसके बीच में कई सारे आइसोमर्स बनते हैं जिनका नाम है स्क्यू। यदि स्थायित्व का क्रम बताना हो तो जिसमें सबसे ज़्यादा दूरी पर हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, यानी कि ये सेकंड वाला जो आइसोमर है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। उसके बाद थोड़ा कम स्थायी ये है, जितने भी स्क्यू और ग्वाशे हैं वो, और सबसे कम स्थायी हुआ ये, क्योंकि इसका नाम ही ग्रस्त है। यहाँ हाइड्रोजन न्यूनतम दूरी पर है, आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजनों के बीच में न्यूनतम दूरी है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट वाले जो समावयवी है जिसका नाम इक्लिप्स्ड है उसकी ऊर्जा इतनी है, सेकंड वाले की एकदम कम, फिर वापस 60 डिग्री से घुमाया यानी कि 120 डिग्री पर घुमा दिया टोटल, तो फिर फर्स्ट वाला प्राप्त हो जाएगा। फिर 60 डिग्री से घुमाया तो फिर से सेकंड वाला, फिर 60 डिग्री पर घुमाया तो फिर से फर्स्ट वाला। इस प्रकार से ये एक बार फर्स्ट और एक बार सेकंड, इन दोनों की ऊर्जा में जो अंतर है वो है 3.3 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि बहुत ही कम है। तो ये थे ईथेन के संरूपण समावयवी। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन के कैसे बनाएंगे, तो प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच, किसी एक को अपन ले लेते हैं। इन 2 कार्बनों को हम मान लेते हैं कि C1 और C2 के बीच में हम लोग घूर्णन करवाएंगे। तो C1 पर क्या जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन, और C2 पर क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह। ये जो C2 है ये हमारा पीछे वाला कार्बन है जिस पर एक मैथिल समूह लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन, और जो C1 है वो आगे वाला कार्बन है जिस पर तीनों H लगे हुए हैं। तो अगेन उसमें भी बिल्कुल एथेन की तरह ही इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड आइसोमर्स प्राप्त होते रहेंगे, और स्क्यू भी, स्थायित्व का क्रम भी वही रहेगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी वही रहेगा। केवल वहाँ जो 3.3 किलो कैलोरी पर मोल है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस प्रोपेन के अंदर होगा। आई होप आपको इथेन के और प्रोपेन के कन्फर्मर्स समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।